जय हिंद एवरीवन। आज हम आपको पॉलिटी का रिवीजन करवाएंगे। कल आपका एनडीए और सीडीएस का एग्ज़ाम है, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है अ, उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। जैसे मैं अभी रिवीजन करवाऊंगा, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पार्लियामेंट हो गया, फिर आपका हो गया मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीट्स के बारे में। बस ये यही सब मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। आप हेडफोन लगा के आप ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, ट्रेन में होंगे या बस में होंगे, आप हेडफोन यूज करिए और सिर्फ मेरी बातों का सुनिए, आपको इजीली वे में रिवीजन हो जाएगा। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यहाँ पे रिवीजन करवा चुका हूँ, ठीक है। बस हेडफोन लगाइए और सुनिए आराम से। एक एक पॉइंट, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट छोड़ रहे हैं। 1 घंटा में आपको मैं पूरा सिलेबस कवर किया हूँ, याद रखिएगा। और एग्ज़ाम देकर आइएगा तो फिर आप बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है। आपको क्वेश्चन पेपर जरूर देखने को मिलेगा। मैं इसका हमें वीडियो बनाकर भी मैं डाल दूंगा कि मैं क्या पढ़ाया था और एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, फालतू की चीज़ नहीं। फंडामेंटल ड्यूटी में थोड़ा सा बेसिक चीज़ जान लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी को पार्ट 4A से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4A से लिखा गया, पार्ट 4A से लिया गया है। देन पार्ट 4A में मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज, आपका पार्ट 4A में मेंशन है, आपको ध्यान में होनी चाहिए। 51A आपको ध्यान में होनी चाहिए। और यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, मतलब रशिया से लिए हैं। फंडामेंटल ड्यूटी जो है आप रशिया से लिए हैं। 42nd 1976 को आप क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया, आपने सर बताया। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 जो है, उसको आप जो है आप क्या बोलते हैं, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आप रशिया से लिए थे। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में मेंशन है और 51A ध्यान में नहीं चाहिए। फंडामेंटल जो ड्यूटी है नॉन जस्टिसेबल है। सर इसका मतलब क्या होता है? नॉन जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है कि आप इसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट जो है ओनली वही एक राइट है जो जस्टिसेबल है, उसको आप कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप उसको कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। इसको जो ऐड किए थे इन 2002, वन मोर ऐड फंडामेंटल ड्यूटी 2002 में ऐड किए थे। फंडामेंटल ड्यूटी तुमको ध्यान में क्या आएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी ध्यान में नहीं चाहिए। सर आपने बताया फंडामेंटल ड्यूटी में स्वर्ण सिंह कमेटी भी इसमें था, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी ओनली इंडियन सिटीजन के लिए है। इसके लिए है फंडामेंटल ड्यूटी, आपका इंडियन सिटीजन के लिए। फॉरेनर्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। आप सर बता रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी फॉरेनर्स फॉलो करे चाहे नहीं करे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंडियन फॉलो करना चाहिए, इंडियन को। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या है समझिए। फंडामेंटल ड्यूटी में रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग और एंथम, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल ड्यूटी में याद रखिएगा, रिस्पेक्ट करते हैं नेशनल फ्लैग और एंथम। हम बताएंगे कि यूपीसी कहाँ आपसे गेम खेलती है। चेरिस एंड फॉलो नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, आप मस्त से पढ़ लीजिए। सब जो बच्चा पढ़ता है फंडामेंटल ड्यूटी में क्या है, रिस्पेक्ट करते हैं नेशनल फ्लैग को और एंथम को। चेरिस फॉलो एंड नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये आपको ध्यान में चाहिए। नेशनल सर्विस वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटी में आपको नेशनल सर्विस आएगा, आपको ध्यान में रखिए। टू डेवलप साइंटिफिक, जो आप डेवलप, आपको साइंटिफिक टेम्पर, आप जो साइंटिफिक टेम्पर आपका जो डेवलप होगा वो भी फंडामेंटल ड्यूटी होगा। एब्ज्योर वायलेंस भी इंपॉर्टेंट है, एब्ज्योर वायलेंस भी आपको दे देगा। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी भी आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। और डिग्निटी ऑफ वुमेन भी आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, आपको ध्यान में चाहिए। टू स्ट्राइव टुवार्ड्स एक्सीलेंस, टू स्ट्राइव टुवार्ड्स एक्सीलेंस सब क्या आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। डिग्निटी ऑफ वुमेन बोले ना फंडामेंटल ड्यूटी है। या टू डिपेंड द कंट्री, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। स्पिरिट ऑफ ये भी ध्यान में, ये पॉइंट छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंक्वायरी से नहीं आता, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी ये नहीं आता। टू स्ट्राइव टुवार्ड्स एक्सीलेंस का क्या फंडामेंटल ड्यूटी है। 6 से 14 साल के बच्चे को याद रखिएगा, उसे किस में जोड़ दिए थे, 86 2002 आपको ध्यान में आएगा। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 आपको ध्यान में चाहिए। 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को जो आपको बच्चे को पढ़ाया जाएगा, सुविधा दिया जाएगा। कौन से अमेंडमेंट में, 6 से 14 में। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपीट टॉपिक है। ब्रदरहुड होनी चाहिए। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी आपको होनी चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी है। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए यूपीएससी कहाँ वो गेम खेलती है, आप पूरा पढ़ लिए ना। चलिए अब देखिए, आपसे क्वेश्चन नहीं मेरा बनेगा, मेरा गारंटी है। यू देखिए यूपीएससी क्या करता है, यहाँ पे देखिए फंडामेंटल ड्यूटी में क्या आती है समझिए। फंडामेंटल ड्यूटी जो है आपका मिलिट्री सर्विस नहीं होगा, क्या होगा, नेशनल सर्विस। कहाँ नेशनल सर्विस होता है, मिलिट्री सर्विस दिया रहेगा ऑप्शन में तो गलत हो जाएगा। अब यूपीएससी देता है फंडामेंटल जो ड्यूटी है आपका नेशनल सर्विस होगा, ना कि मिलिट्री सर्विस होगा।
इसका यूनिटरी कल्चर नहीं होता है। फंडामेंटल ड्यूटी का कैसा कल्चर होता है? कंपोजिट कल्चर होता है। बहुत बढ़िया आपने सर बताया कि मिलिट्री सर्विस, यूनिटरी कल्चर, रिट्स, इन्फोर्समेंट, चाहे नेशनल सॉन्ग भी आपका फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, याद रखिएगा। नेशनल जो सॉन्ग है आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, वहाँ पे नेशनल एंथम होनी चाहिए था। सिंग नेशनल एंथम आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंग नेशनल एंथम जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, सब यूपीएससी का ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। प्रोटेक्ट नेशनल बर्ड एनिमल, टू प्रोटेक्ट नेशनल एनिमल एंड बर्ड जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। क्या प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। जो आप प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, वो आपका क्या है? डीपीएसपी में आ जाएगा। प्रमोट जो करते हैं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी किस में आ जाएगा? आपका डीपीएसपी में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। मिलिट्री सर्विस नहीं होगा, क्या होगा? नेशनल सर्विस होगा। यूनिटरी कल्चर नहीं होगा, क्या होगा? कंपोजिट कल्चर सही हो जाएगा। यहाँ पे नेशनल फ्लैग एंड एंथम है, नेशनल सॉन्ग फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, नेशनल फ्लैग एंड एंथम है, याद रखिएगा। इंप्रूव नेशनल इन्वायरमेंट में किया जाए फंडामेंटल ड्यूटी है, जैसे लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ हो गया। वाइल्ड लाइफ डे कब मनाते हैं? 3 मार्च को मनाते हैं, आपको ध्यान में आनी चाहिए। सेफ ऑल पब्लिक प्रॉपर्टी, ये गलत हो जाएगा, समझिए। सेफ पब्लिक प्रॉपर्टी सही हो जाएगा, ऑल दे देगा तो ये गलत हो जाएगा। यूपीएससी का यही है गेम। सेफ ऑल पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होगा, क्या होगा? सेफ पब्लिक प्रॉपर्टी ओनली सही होगा। ट्रेड बिजनेस फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, इसमें नहीं आएगा। नॉट इन्फोर्स, देखो नॉट इन्फोर्सेबल रिट्स, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। नॉट इन्फोर्सेबल रिट्स फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन रिट्स इन्फोर्समेंट दे देगा तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आएगा। आप बहुत बढ़िया से जाने मिलिट्री सर्विस, यूनिटरी कल्चर, नेशनल सॉन्ग, सिंग नेशनल एंथम, प्रोटेक्ट नेशनल ह्यूमन एंड नेशनल एनिमल एंड बर्ड, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सब क्या फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। क्या क्या है? नेशनल सर्विस, कंपोजिट कल्चर, नेशनल फ्लैग एंड एंथम, इम्प्रूव नेशनल फ्लैग इन्वायरमेंट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन सेफ गार्ड ऑल पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, याद रखिएगा। ट्रेड बिजनेस का फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। बस खत्म, फंडामेंटल ड्यूटी आपका रिवीजन हो गया। आइए, इतना मस्त से करवा रहे हैं, समझिए। अब हम समझते हैं पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? पार्लियामेंट में पढ़ते हैं। यही थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा, समझिए। फंडामेंट पार्लियामेंट को आप कहाँ से लिए थे? यूके से लिए थे। ये सिटीजनशिप भी आप यूके से लिए थे। 5 से 11 आपको ध्यान में आनी चाहिए, बहुत बढ़िया। हम पार्ट 5 में मेंशन है, आपको पार्लियामेंट से आपको ध्यान में आनी चाहिए। पार्ट 5 में यूनियन के बारे में बताया गया है, समझिए। इसमें लोकसभा और राज्यसभा है और प्रेसिडेंट होता है। पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन होते हैं? सर आपने बताया पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक राज्यसभा, एक प्रेसिडेंट। बहुत बढ़िया, समझिए। लोकसभा का एज होनी चाहिए बनने के लिए 25 ईयर्स, और इसका राज्यसभा को बनने के लिए होनी चाहिए 30 ईयर। मतलब लोकसभा का आपको बनना है तो 25 ईयर का हो जाइए तब बनिएगा। राज्यसभा का बनना है तो 30 ईयर्स का हो जाइए तब बनेगा। राज्यसभा से हमको क्या रिलेट कर सकते हैं? 4th शेड्यूल में दिया गया है एलोकेशन ऑफ सीट राज्यसभा के बारे में। 4th शेड्यूल में, 8th शेड्यूल में लैंग्वेज के बारे में बताया गया था। बीडीएमएस से मतलब बोडो डिग्री, बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली आपको ध्यान में आनी चाहिए। 1st शेड्यूल में बताया गया था यूनियन टेरिटोरी के बारे में। ये सब बताएंगे आपको आगे भी, समझिए। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं, इसमें 25 ईयर्स होनी चाहिए। लोकसभा को हम फर्स्ट चैम्बर बोलते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपुल बोलते हैं। बेसिक सब चीज़ है, लेकिन आपको आनी चाहिए। लोकसभा को 25 ईयर एज होनी चाहिए। लोअर हाउस बोलते हैं। लोकसभा को हम फर्स्ट चैम्बर बोलते हैं और हाउस ऑफ द पीपुल बोलते हैं। बहुत बढ़िया। राज्यसभा को ये जो आपको होनी चाहिए 30 ईयर होनी चाहिए। राज्यसभा को आप अपर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? अपर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा को हम सेकेंड चैम्बर बोलते हैं। बहुत बढ़िया। राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं। राज्यसभा को आप हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया से बता रहे हैं सर। चलिए, याद रखिएगा, पहले वोट था 21 एज था, उसको 21 से घटा के 18 किया गया, 18 प्लस। कौन से अमेंडमेंट थे? तो 61 फर्स्ट अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया। 61 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उससे आपको किया गया। पहले वोटिंग का एज था 21, अब कर दिया गया है 18 घटा के। कौन से अमेंडमेंट से? तो 61st अमेंडमेंट से, आपको ध्यान में आनी चाहिए। अरे बहुत बढ़िया, समझिए। लोकसभा का टर्म होता है 5 ईयर। लोकसभा का टर्म कितना होता है? 5 ईयर होता है, याद रखिएगा। लोकसभा में डिजुलेशन हो सकता है, लेकिन राज्यसभा में डिजुलेशन नहीं होगा। अरे बहुत बढ़िया सर आपने बताया है, समझो। लोकसभा का जो इलेक्शन होता है फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम द्वारा होता है। लोकसभा का जो इलेक्शन होगा आपका फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम द्वारा होगा। क्या टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी होता है, याद रखिएगा, समझिए।
लोकसभा का जो इलेक्शन होता है फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम द्वारा होगा या टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा होता है, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा होता है। मीट एट लिस्ट, देखिए लोकसभा में आपको मतलब जो पार्लियामेंट में होता है उसमें मिनिमम आपको 6 मंथ में 2 बार मिलना होता है। क्या, मीट एट लिस्ट ट्वाइस ईयर इन 6 मंथ में, याद रखिएगा। चल बहुत बढ़िया। चलिए अब समझ आते हैं राज्यसभा में, थोड़ा समझिए। लोकसभा में क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट चैम्बर बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है, फर्स्ट पास्ट ऑफ द सिस्टम द्वारा रिप्रेजेंटेशन के उदाहरण में, ये ध्यान में रखिए। लोकसभा का टर्म 5 ईयर होता है, लोकसभा में डिसोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। लोक राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा होता है। राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा होता है। देखिए लोकसभा में हम लोग चुनते हैं लेकिन राज्यसभा में तो नहीं चुनते हैं, तो राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होता है लेकिन राज्यसभा का इलेक्शन कैसा होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। आपने सर बताया कि राज्यसभा में हाउस ऑफ एल्डर्स बोलते हैं, सेकेंड चैम्बर होता है, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा होता है, राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ये सब इलेक्शन के बारे में राज्यसभा का कहाँ से लिए थे, हम साउथ अफ्रीका से बोरो किए थे, बहुत बढ़िया। चलिए डेट इलेक्शन समझो, कौन डिसाइड करता है, लोकसभा का चाहे राज्यसभा का प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का, वो करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो आपको सिंबल बनाते हैं कि कौन किसका छाप है, और ये भी लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन के करवाते हैं कौन, डेट इलेक्शन कौन डिसाइड करता है, तो वो करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 324 में मेंशन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितना, कौन सा आर्टिकल मेंशन है, आर्टिकल 324 में मेंशन है। राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, याद रखिएगा। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, बहुत बढ़िया। ऑल द मेंबर समझिए, लोकसभा राज्यसभा के जो वोटिंग होता है उसमें ऑल द मेंबर, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, आपको प्रेसिडेंट से हमको आर्टिकल 61 ध्यान में आ गया, क्यों आ गया आप लोग बताइएगा, समझिए। राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें ऑल द मेंबर, लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों भाग लेते हैं, समझिए। राज्यसभा का इलेक्शन जब होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा होता है, उसमें आपको ऑल द मेंबर, लोकसभा के और राज्यसभा के, लोकसभा के और राज्यसभा का दोनों इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं वोट लेने में, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए लोकसभा का जो डेट डिसाइड कौन करता है, स्पीकर प्रेसिडेंट करता है। लोकसभा का जो डेट कौन डिसाइड करेगा, तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट करते हैं, बहुत बढ़िया। पॉपुलेशन जो चेंज हुआ था याद रखिएगा 1971 से 2000 में 42nd अमेंडमेंट से किए थे, और 2000 से 2026 में 84 अमेंडमेंट से किए थे, बस समझो। अब हम प्रेसिडेंट के समझते हैं। प्रेसिडेंट का एज 30 कितना होना चाहिए, 35 होनी चाहिए, याद रखिएगा। समझिए प्रेसिडेंट का जो वोटिंग होता है, वोट होता है उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा आता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा आता है। ये आया हुआ है जो एग्जाम, एक जो लाइन बोल रहे हैं सब आया हुआ है एग्जाम में, समझिए। प्रेसिडेंट का जो वोटिंग होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा होता है, आपने सर बताया जो प्रेसिडेंट का वोटिंग होता है ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा होता है, और इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राज्यसभा में टर्म नहीं होता है, 2/3 एवरी ईयर पास होता है, याद रखिएगा। राज्यसभा में टर्म नहीं होता है, लोकसभा में 5 ईयर होता है, लेकिन राज्यसभा में टर्म नहीं होता है, 2/3 एवरी ईयर पास होता है, याद रखिएगा। हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसमें याद आपको होनी चाहिए। अच्छा, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें ओनली आपको इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, किसमें, लोकसभा का और राज्यसभा का और यूनियन टेरिटोरी का। यूनियन टेरिटोरी में पूरी दिल्ली सब आ जाएगा, बस इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, याद रखिएगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करके आपको गिराना है तो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हमको प्रेसिडेंट का गिराना है तो लोकसभा का इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों गिरा सकते हैं, लेकिन अगर वोट देना है तो ओनली इलेक्टेड मेंबर देंगे प्रेसिडेंट का, ठीक, बहुत बढ़िया, समझिए। काउंसिल ऑफ स्टेट को आप राज्यसभा बोलते हैं, याद रखिए। काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं, समझिए। स्पीकर लोकसभा में होंगे, ठीक है। डेट डिसाइड कौन करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। और स्पीकर को रिजाइन देना है तो डिप्टी स्पीकर को देगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीकर को मानो रिजाइन देना है, स्पीकर को रिजाइन देना है तो डिप्टी स्पीकर को देगा, और डिप्टी स्पीकर को रिजाइन देना है तो स्पीकर को देगा, वाइस वर्सा हो जाएगा, समझो। अगर हमको स्पीकर को रिजाइन देना है तो डिप्टी स्पीकर को देगा, और डिप्टी स्पीकर को रिजाइन देना है तो स्पीकर को देगा। अब मानो कि स्पीकर को सैलरी डिसाइड करवाना है तो किसमें करेगा, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होता है। आगे बढ़ाएंगे आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, रुकिए इसके लिए।
अब हम बात कर रहे हैं सैलरी के बारे में। स्पीकर का सैलरी कौन डिसाइड करता है, मतलब सैलरी किस में होता है? स्पीकर का जो सैलरी होता है आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होता है। सर स्पीकर को डिजाइन करना है तो डिप्टी स्पीकर को देगा, और डिप्टी स्पीकर को डिजाइन करना है तो स्पीकर को देगा। बहुत बढ़िया। स्पीकर को मानिए कि रिमूव करना है तो उसको के लिए इसके लिए आपको इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करवाना होगा। समझिए, लक्ष्मीकांत में दिया होगा बाय मेजोरिटी ऑफ देन मेंबर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्पीकर को रिमूव करवाना है तो इफेक्टिव मेजोरिटी या बाय मेजोरिटी ऑफ देन मेंबर्स, तो 14 दिन का नोटिस देना होगा। उसमें स्पीकर प्रिसाइड नहीं करेगा, वोट में पार्ट ले सकता है। आपको ध्यान में रखना चाहिए। मानो स्पीकर को हमको हटाना है, रिमूव करना है, तो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करना होगा। बाई मेजोरिटी, या एग्जाम में दे देगा ऑप्शन में बाई मेजोरिटी ऑफ देन मेंबर्स, ये भी सही है। 14 दिन का नोटिस दीजिए, उसमें स्पीकर प्रिसाइड नहीं करेगा लेकिन वोट में पार्ट ले सकते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। ये समझिए, एमपी जब अब्सेंट कितना दिन होता है, 60 दिन तक अब्सेंट होगा। एमपी 60 दिन तक लगातार 2 महीने तक अब्सेंट होता है तो स्पीकर बोलेगा कि जाइए आपका काम हो गया, नहीं आना है अब। ठीक है। न्यू स्टेट अल्टर बाउंड्री अगर चेंज करना है तो पहले पार्लियामेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट साहब को बोलेगा कि एक बार पूछ लीजिए। रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का इसमें लगेगा। प्रेसिडेंट बोलेंगे यूपी को हमको चेंज करना है, बिहार क्या है, तो जाकर योगी जी से पूछेंगे कि सर, प्रेसिडेंट बोलेंगे कि सर देखिए आपका हम चेंज कर रहे हैं स्टेट। और मानिए कि मुख्यमंत्री योगी जी का मन नहीं होगा कि बिहार करने का, फिर भी पार्लियामेंट चाहेगी वही काम करेगी। ठीक। तो न्यू स्टेट अल्टर बाउंड्री चेंज करना है, उसमें पार्लियामेंट का और रिकमेंडेशन किसका लगता है, प्रेसिडेंट का लगता है। बहुत बढ़िया। लेकिन बाइंडिंग नहीं होता है, याद रखिएगा, बाइंडिंग नहीं होगा, स्टेट का बाइंडिंग नहीं होता। उससे पूछना जरूरी है। हम योगी जी से पूछ लेंगे कि यूपी को हम बिहार कर रहे हैं, लेकिन योगी जी को मन है कि नहीं, योगी जी का मन है कि यूपी रहने का, लेकिन हम चेंज कर सकते हैं, उनका बात नहीं माना जाएगा। ठीक। आर्टिकल 2 में क्या होता है कि न्यू स्टेट पार्ट बनाया जाता है। आर्टिकल 2 में न्यू स्टेट पार्ट बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। आर्टिकल 3 में क्या है कि अल्टर बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, और हमको बाउंड्री वगैरह चेंज करना है तो आर्टिकल 3 यूज करेंगे सर। उसमें पार्लियामेंट का जरूरी है, पार्लियामेंट पास करवाएगा, पार्लियामेंट से पास करवाने के बाद प्रेसिडेंट एक बार पूछ लेगा। बहुत बढ़िया। आर्टिकल 3 जो है, आर्टिकल 3 अल्टर बाउंड्री चेंज करता है। आर्टिकल 2 में न्यू स्टेट पार्ट बनता है। बहुत बढ़िया। समझिए, डिजोल्यूशन और प्रोलोग का अंतर समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिजोल्यूशन में लोकसभा में नहीं, डिजोल्यूशन लोकसभा, डिजोल्यूशन कौन करता है समझिए, प्रेसिडेंट डिजोल्यूशन करता है। डिजोल्यूशन कौन करेगा, आपका प्रेसिडेंट डिजोल्यूशन करता है। ठीक है। प्रोलोग क्या हो रहा है समझिए, प्रोलोग में आपको विंटर सेशन मिलेंगे, बजट सेशन मिलते हैं, मानसून सेशन मिलते हैं। समझिए, जब एक सेशन का एंड होता है तो प्रेसिडेंट फिर चालू करता है। मानिए विंटर सेशन खत्म हो गया तो फिर बजट सेशन लाना है, तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट, ना कि स्पीकर। अरे ध्यान दो, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। हम बात कर रहे हैं डिजोल्यूशन और प्रोलॉग के बारे में। तो डिजोल्यूशन में प्रेसिडेंट करेंगे, डिजोल्यूशन क्या करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, आपने बताया प्रेसिडेंट डिजोल्यूशन करेंगे। प्रोलॉग क्या होता है सर, प्रोलॉग में आपको विंटर सेशन, बजट सेशन और मानसून सेशन देखने को मिलता है। लेकिन जब एक सेशन एंड होगा, दूसरा एंड चालू करना होगा, तब प्रेसिडेंट करेंगे, ना कि स्पीकर करेंगे। बहुत बढ़िया। मानिए बजट सेशन है, विंटर सेशन करना है तो प्रेसिडेंट साहब कर लेंगे। चलिए, अब एडजर्नमेंट समझिए। एडजर्न में क्या होता है कि टाइम बताया जाता है कि आज की सभा कल तक चलेगा, चाहे आज की सभा कल तक चलेगा। एडजर्नमेंट साइन डाई क्या होता है कि इन्फिनाइट टाइम के लिए। एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब होता है कि इन्फिनाइट टाइम, इसमें आपको समय नहीं दिया जाता है। एडजर्नमेंट में समय दिया जाता है, एडजर्नमेंट में समय दिया जाता है, लेकिन एडजर्नमेंट साइन डाई में आपका समय इन्फिनाइट टाइम के लिए होता है, नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। फर्स्ट इंस्टेंस में स्पीकर वोट जो है वोट नहीं देता है, लेकिन मानिए टाई हो गया तो तब वहाँ पे जो कास्टिंग वोट लगता है वहाँ पे स्पीकर वोट करेगा। समझिए कि हम मानिए कि PYQ पैटर्न इस चैनल का नाम है, उसमें मानिए कि हम ऑफ़र दिए कि गोलगप्पा कितना खाना है, तो अब एक ग्रुप ए बना दिए, एक ग्रुप बी बना दिए। तो ग्रुप ए बोला कि 10 खाना है, ग्रुप बी बोला 10 खाना है। दोनों का इक्वल वोट हो गया। जब दोनों का इक्वल वोट होगा तो मैं बोलूँगा कि हम किसी को नहीं देंगे। उसमें उसमें स्पीकर काम करेगा, स्पीकर का काम आएगा। जब देखिए, स्पीकर का जब वोट तब देगा जब टाई हो जाएगा या कास्टिंग वोट होगा। टाई कब हो जाता है, जब दोनों लोकसभा राज्यसभा वाले का जब इक्वल ये हो जाता है तो उसमें स्पीकर वोट देते हैं। जब टाइम मैच हो जाता है समझिए, तब स्पीकर का काम होता है। इतना समझिए, क्या समझिए। अब हम समझते हैं बिल के बारे में। किसके बारे में, बिल के बारे में समझिए, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट है। समझिए, बिल में क्या होता है समझिए, लोकसभा में तो डिजॉल्व होता है लेकिन राज्यसभा में नहीं होता। ये समझिए, बिल अगर पेंडिंग हो,
बिल अगर लोकसभा में पेंडिंग हो तो लैप्स कर जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीडीएस का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, हम आपको नोट्स के थ्रू पढ़ा रहे हैं, समझिए। बिल में क्या होता है समझिए, अगर लोकसभा में पेंडिंग हो, लोकसभा में पेंडिंग है, फिर भी बिल लैप्स कर जाएगा। बहुत बढ़िया। प्रोलोग में लैप्स नहीं करता, याद रखिएगा, प्रोलोग में लैप्स नहीं करता। अगर मानिए लोकसभा में पास है, लोकसभा पास कर दिया है, राज्यसभा में पेंडिंग है, फिर भी बिल लैप्स कर जाएगा। बिल दो तरीके से लैप्स करता है, उसके बाद कोई कंडीशन इसका नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा अगर पेंडिंग है, बिल लैप्स कर जाएगा। और लोकसभा पास कर दिया है, राज्यसभा में पेंडिंग है, फिर भी बिल लैप्स कर जाएगा। बहुत बढ़िया। लेकिन मनी बिल किस में से आने आगे बढ़ाएंगे, समझिए। ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है, समन बाई प्रेसिडेंट। ज्वाइंट सेशन जो करवाता है वो प्रेसिडेंट साहिबा करवाती हैं, याद रखिएगा। लोकसभा का रूल इसमें चलता है, लोकसभा हमेशा बाप होता है, याद रखिएगा। इसमें प्रिसाइड कौन करता है, लोकसभा के स्पीकर करते हैं। अगर मानिए लोकसभा के स्पीकर का तबीयत खराब हो गया तो कौन करेंगे, डिप्टी स्पीकर करेंगे। लोकसभा के स्पीकर का तबीयत खराब हो गया तो कौन करेंगे, डिप्टी स्पीकर करेंगे। मानिए डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो राज्यसभा का चेयरमैन करते हैं। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, एक्स ऑफिशियो होता है, याद रखिएगा। सर आपने बताया जो जो ज्वाइंट सेशन होता है उसमें प्रेसिडेंट समन करता है, लोकसभा के जो स्पीकर होंगे प्रिसाइड करेंगे। ज्वाइंट सेशन कहाँ से लिए थे, याद रखिएगा, बताइए कौन से देश से लिए थे, बताइए कमेंट सेक्शन में। ज्वाइंट सेशन में प्रिसाइड लोकसभा के स्पीकर करेंगे और डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए प्रिसाइड स्पीकर नहीं होगा तब डिप्टी स्पीकर करेगा, डिप्टी स्पीकर नहीं होगा राज्यसभा का चेयरमैन करेंगे। अब हम समझते हैं कि बिल के बारे में, समझिए। बिल के बाद एक्ट में चेंज होता है। बिल किस में चेंज होता है, बिल जब पास हो जाता है तो वो एक्ट में चेंज होता है। बहुत बढ़िया। अब हम समझते हैं ऑर्डिनरी बिल का, किसके बारे में, ऑर्डिनरी बिल का। समझिए ऑर्डिनरी बिल में सिंपल मेजोरिटी के साथ बोथ हाउस से पास करवाना होगा। बोथ हाउस मतलब लोकसभा राज्यसभा से। ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ऑर्डिनरी बिल में सिंपल मेजोरिटी, ना कि स्पेशल मेजोरिटी। ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी के साथ बोथ हाउस से पास करवाना है। बहुत बढ़िया। तो ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है, फर्स्ट हाउस होता है, एक सेकेंड हाउस होता है। ऑर्डिनरी बिल का फर्स्ट हाउस के बारे में बताते हैं। इसमें फर्स्ट रीडिंग होगा, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग होगा, ठीक। बहुत बढ़िया। आपने बताया ऑर्डिनरी बिल को पास करना है तो सिंपल मेजोरिटी बोथ हाउस से करवाना होगा। पहले फर्स्ट हाउस में पास होगा, फिर सेकेंड हाउस में। बहुत बढ़िया, सिंपल होगा। तो फर्स्ट हाउस के केस में फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग होता है। तो फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है समझिए, इंट्रोड्यूस बिल को करते हैं और पब्लिक गैजेट में करते हैं। फर्स्ट रीडिंग में बिल में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, पब्लिक गैजेट में करते हैं। सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, जनरल डिस्कशन होता है, कमेटी होता है, पब्लिक का ओपिनियन होता है और अमेंडमेंट होता है। मतलब सेकेंड रीडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। फर्स्ट रीडिंग में बिल को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पब्लिक गैजेट में कर रहे हैं। सेकेंड रीडिंग में उस पर डिस्कशन करते हैं, कमेटी बनता है, पब्लिक का ओपिनियन लेते हैं और अमेंडमेंट होता है। सेकेंड रीडिंग में होता है। बहुत बढ़िया। सेकेंड रीडिंग में क्या क्या होता है, जनरल डिस्कशन होता है, कमेटी बनता है, पब्लिक का ओपिनियन लेते हैं और अमेंडमेंट होता है। थर्ड रीडिंग में ये बताया जाता है, डिबेट होता है, यस या नो। थर्ड डिबेट में क्या बताएगा, डिबेट यस या नो। अगर यस है तो सेकेंड हाउस में जाएगा। सेम फॉलो होगा, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। और प्रेसिडेंट जब यस बोल देगा तो वो बिल चेंज हो जाएगा एक्ट में। क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, एक्ट में चेंज हो जाएगा। और बहुत बढ़िया सर, गजब बताए हैं, समझिए एक बार और। ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है कि सिंपल मेजोरिटी के साथ बोथ हाउस से पास करवाते हैं। फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोड्यूस करते हैं, पब्लिक गजेट में। सेकेंड रीडिंग में जनरल डिस्कशन होता है, कमेटी बनता है, पब्लिक का ओपिनियन लेते हैं, फिर अमेंडमेंट होता है। थर्ड रीडिंग में यस या नो होता है। अगर यस हो गया तो सेकेंड हाउस में जाएगा, सेम फॉलो होगा। और प्रेसिडेंट यस बोल देगा तो वही बिल एक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर नो बोल दिया, मानो कि प्रेसिडेंट नो बोल देंगे तो उसमें वीटो हो जाता है। उसमें कौन सा पावर लग जाता है, तो वीटो पावर लग जाएगा। मानिए फर्स्ट हाउस से सेकेंड हाउस से पास हो गया, प्रेसिडेंट बोल दिए कि नो। अगर बिल को यस बोल दिए तो एक्ट बन गया, पास हो गया। और प्रेसिडेंट बोल गए नो तो इसमें वीटो पावर लग जाता है। तो एक देखिए वीटो क्या होता है समझिए। वीटो एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। वीटो तीन प्रकार के होते हैं, एक एब्सोल्यूट वीटो, एक सस्पेंसिव वीटो, एक पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में प्रेसिडेंट डायरेक्ट डिनाई कर देते हैं, डायरेक्ट डिनाई कर देते हैं। मानिए आप किसी को लड़की को प्रपोज कर रहे हैं, आप वो डायरेक्ट बोल रही है कि नो। अगर नो बोल दिए तो मतलब समझिए वो एब्सोल्यूट वीटो हो गया। अगर आप किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हैं, वो डायरेक्ट आपको नो बोल दिए तो क्या हो गया, आपका एब्सोल्यूट वीटो हो गया। बहुत बढ़िया, एब्सोल्यूट वीटो आप समझ में आ गया कि डायरेक्ट डिनाई कर दिया जाता है एब्सोल्यूट वीटो में। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि मानिए कि आप गए प्रपोज करने, आप बोले कि मेरा यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम निकल गया, मेरा इंटरव्यू है। तो लड़की सोचेगी कि ओ माय गॉड, तो हमारा इंटरव्यू है। तो अब वो
ये नहीं बताएगी तुम प्रपोज कर दिए, लेकिन वो नहीं बताएगी यस या नो, हाँ और न में रखती है, मतलब सस्पेंसिव विटो में रखती है। बोलती है हम तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, फिर आगे हम देखेंगे क्या होता है। तो हो गया सस्पेंसिव विटो। पॉकेट विटो क्या होता है समझिए, कि मानिए कि आपका तो सीडीएस निकल गया था, एग्जाम इंटरव्यू में फेल हो गए थे, लेकिन उसका एनडीए निकल गया और इंटरव्यू भी निकल गया। तब वो क्या बोलेगी कि मेरे पापा वाले तो मान ही नहीं रहे हैं। जब आपका निकल जाएगा तो आपके पापा नहीं मानेंगे। तो इसमें पॉकेट विटो में पेंडिंग में हो जाता है, पॉकेट विटो में पेंडिंग में बिल हो जाता है। एब्सोल्यूट विटो में डायरेक्ट डिनाई हो जाता है। सस्पेंसिव विटो में हाँ ना रहता है, याद रखिएगा। सस्पेंसिव विटो में हाँ ना रहता है। पॉकेट विटो में क्या होता है कि बिल को पेंडिंग में रख दिया जाता है। बहुत बढ़िया। कोरम को चलाने के लिए 1/10 मेंबर होनी चाहिए। हाउस चलाने के लिए कितनी होनी चाहिए? 1/10 और चाहिए। 2 सेशन का गैप कितना होता है? 6 मंथ का गैप होता है। 2 सेशन के बीच में कितना गैप होता है आपका? 6 मंथ का होता है। EWS हमको 103 ध्यान में आनी चाहिए। फंडामेंटल राइट ध्यान में आनी चाहिए। आर्टिकल 15 और 16 ध्यान में चाहिए। आर्टिकल 15 में क्या है? डिस्क्रिमिनेशन कास्ट ऑफ सेक्स रिलीजन, और 6 में क्या है? इक्वल एम्प्लॉयमेंट आपको ध्यान में आनी चाहिए। 17 में क्या है? अनटचेबिलिटी है, संप्रदाय। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पढ़ते हैं, समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में ज्वाइंट सेटिंग नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर आपने जो बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में आपका ज्वाइंट सेटिंग नहीं होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट ओनली इसमें यस बोलेगा और डिनाई नहीं कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में पहला पॉइंट याद रखेंगे सर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में तो ज्वाइंट सेटिंग नहीं होता है। इसमें प्रेसिडेंट को हाँ कहना ही पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट को आपको हाँ बोलना ही पड़ेगा, प्रेसिडेंट ना नहीं बोल सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा से इसमें पास होगा। लोकसभा का भी सहमति लिया जाएगा और राज्यसभा का भी सहमति लिया जाएगा। बहुत बढ़िया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल समझ के अब समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड आता है, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल समझिए। मनी बिल आर्टिकल 109 में भी मेंशन है। फंसा दिया था इसे एक बार क्वेश्चन में। मनी बिल आर्टिकल 109 में मेंशन है, समझिए। और आर्टिकल 110 फेमस है। मनी बिल आर्टिकल 109 में बताया गया और 110 में बताया गया, लेकिन 110 लेकर चलते हैं। 109 दिया रहेगा वो भी होगा, याद रखिएगा। मनी बिल आर्टिकल 110 में मेंशन है, ठीक है। मनी बिल इंट्रोड्यूस करते हैं ओनली लोकसभा में। राज्यसभा में, राज्यसभा का मानो कि मनी बिल में कोई काम ही नहीं है, याद रखिएगा। मनी बिल में राज्यसभा का कोई काम नहीं है। मनी बिल में इंट्रोड्यूस कौन करता है? ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। मनी बिल डिसाइड कौन करता है? तो स्पीकर जो है अब डिसाइड करते हैं कि मनी बिल है कि नहीं। राज्यसभा का सजेशन लिया जाता है। मनी बिल में राज्यसभा का हम सजेशन लेते हैं, लेकिन मानिए राज्यसभा का मन नहीं है मनी बिल पास करने का, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है। 14 दिन उसके पास समय दिया जाता है। कितना दिन? 14 डेज समय दिया जाता है राज्यसभा के पास में। अगर राज्यसभा न चाहे हाँ दोनों में से कुछ नहीं बोल रहा है तो बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, समझिए। हम बात कर रहे हैं मनी बिल। मनी बिल में आर्टिकल 110 में मेंशन है, इंट्रोड्यूस करते हैं लोकसभा में ओनली। राज्यसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं करते। किसमें करते हैं? लोकसभा में करते हैं। इसमें डिसाइड करता है मनी बिल कौन है? स्पीकर साहब डिसाइड करते हैं। राज्यसभा का सजेशन ले सकते हैं। 14 दिन समय उसको राज्यसभा को मिलेगा। 14 दिन में उसको अगर नहीं कुछ बोल रहा है तो ऑटोमेटिकली बिल पास हो जाएगा। मनी बिल में ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। ज्वाइंट सेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में नहीं होता, याद रखिएगा, अभी पढ़ाया। मनी बिल में भी ज्वाइंट सेशन नहीं होता यार। मनी बिल में ज्वाइंट सेशन नहीं होता है, बहुत बढ़िया। प्रेसिडेंट इसमें यस या नो बोल सकते हैं, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते हैं बिल को। मनी बिल में यस या नो बोल सकते हैं प्रेसिडेंट साहिबा, लेकिन रिटर्न मनी बिल को नहीं कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। मनी बिल में ज्वाइंट सेशन नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए एक हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल बिल 1 जो आर्टिकल 117(1) में मेंशन है। एक है फाइनेंशियल बिल 2 जो आर्टिकल 117(3) में मेंशन है। फाइनेंशियल बिल 1 जो है आपको ओनली लोकसभा में मेंशन है, याद रखिएगा। फाइनेंशियल बिल 1 जो है आर्टिकल 117(1) है, वो आपको ओनली लोकसभा में मेंशन है, याद रखिएगा। इसमें प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लगता है। इसमें ज्वाइंट सिटिंग होगा और राज्यसभा इसमें रिजेक्ट कर सकता है। फाइनेंशियल बिल 1 में राज्यसभा रिजेक्ट कर सकता है। प्रेसिडेंट इसमें यस या नो या कम बैक भी कर सकते हैं, याद रखिएगा, मतलब वापस भेज सकते हैं। फाइनेंशियल बिल 2 उसका आर्टिकल 117(3) में मेंशन है। फाइनेंशियल बिल 1 जो आर्टिकल 117(1) में मेंशन है। फाइनेंशियल बिल 2 है आर्टिकल 117(3) में मेंशन है। फाइनेंशियल जो बिल 2 है जो आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो सकता है। इसमें प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन लगता है। राज्यसभा इसमें रिजेक्ट कर सकता है, इसमें भी ज्वाइंट सेटिंग होगा। प्रेसिडेंट इसमें भी रिटर्न कर सकता है, लेकिन लोकसभा मनी बिल में लोकसभा हीरो रहता है, याद रखिएगा बस। फाइनेंशियल बिल 1 में इंट्रोड्यूस ओनली लोकसभा में होगा, लेकिन फाइनेंशियल बिल 2 में इंट्रोड्यूस इधर लोकसभा और राज्यसभा में होगा। बाकी बात सेम कंडीशन सबका होता है। ज्वाइंट सेटिंग फाइनेंशियल बिल 1 में भी होगा, फाइनेंशियल बिल 2 में भी होगा। प्रेसिडेंट हाँ ना सब कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन मनी बिल में नहीं कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं क्या
राज्यसभा का जो पावर होता है आर्टिकल 312, जो ए आई एस जो है, आई एस जिसको बोलते हैं, आर्टिकल 312 आपको ध्यान में रखना चाहिए। राज्यसभा में क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस है। राज्यसभा वैसे सॉरी, इमरजेंसी के समय में, मानिए समझिए, इमरजेंसी के समय में लोकसभा का नहीं चल रहा है, इमरजेंसी के समय में लोकसभा नहीं चल रहा है तो राज्यसभा देख सकता है, याद रखिएगा। गवर्नर एक से मतलब स्टेट को देख सकता है, मानिए कि बिहार का गवर्नर, यूपी का गवर्नर, यूपी का स्टेट भी देख सकता है, ये भी पावर है, याद रखिएगा। चलो बहुत बढ़िया। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट समझिए क्या होता है। यूनियन लिस्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एग्जांपल आता है एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ में, इसका एग्जांपल पूछता है। यूनियन लिस्ट सेंट्रल इसमें ओनली होगा। यूनियन लिस्ट में कौन रूल बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट लिस्ट में ओनली स्टेट बनाएगी, ओनली स्टेट बनाएगी। अगर पार्लियामेंट इंटरेस्ट रख रही है तो रूल बना सकती है। मानिए यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है, लेकिन स्टेट रूल में क्या होता है, सॉरी स्टेट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट रूल बनाती है, लेकिन अगर पार्लियामेंट का मन है तो वो रूल बना सकती है। कॉन्करेंट में दोनों मिलकर बनाती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर आपको कॉन्करेंट लिस्ट में बनाती है, बताइए। ऑर्डिनेंस क्या होता है समझिए। ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 में मेंशन है, 6 मंथ और 6 वीक ध्यान में नहीं चाहिए। ऑर्डिनेंस हमको ध्यान में आएगा सर, आर्टिकल 123 में मेंशन है, 123 में मेंशन है, और 6 मंथ और 6 वीक आपको ध्यान में नहीं चाहिए, समझिए। हाउस 11 बजे से स्टार्ट होता है, हाउस कितने बजे से स्टार्ट होता है, 11 बजे से स्टार्ट होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, एक होता है क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। क्या बता रहे हैं सर, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बजट भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, बजट जो वर्ड है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, नहीं क्वेश्चन आर आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो बजट आर्टिकल 112 में जो है उसमें दिया गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया गया है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आर आपका रूल बुक में मेंशन है, क्वेश्चन आर किस में मेंशन है, रूल बुक में, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। चलिए, अब हम समझते हैं क्वेश्चन आवर के बारे में। एक होता है स्टार्ट क्वेश्चन, एक होता है अनस्टार्ट क्वेश्चन, एक होता है शॉर्ट नोटिस। समझिए, स्टार्ट क्वेश्चन के लिए ग्रीन पेपर पे होता है, अनस्टार्ट के लिए व्हाइट पेपर पे होता है, और शॉर्ट नोटिस के लिए पिंक कलर पे पेपर पे होता है। ये तो एग्जाम में लेकिन नहीं आता है, ये पॉइंट पूछता है, समझिए। स्टार्ट क्वेश्चन में क्या होता है, ग्रीन कलर के पेपर पे होता है, अनस्टार्ट व्हाइट पेपर पे होगा, शॉर्ट नोटिस पिंक पे होगा। स्टार्ट क्वेश्चन में आप ओरली कुछ पूछ सकते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन में आप ओरली पूछ सकते हैं, ऑन स्टार्ट में आपको लिख के देना है, और शॉर्ट नोटिस में भी ओरली पूछ सकते हैं। इसका कारण बताते हैं ओरली क्यों पूछ सकते हैं। ओरली पूछने का फायदा है कि आप सप्लीमेंट्री इसमें अलाउ होता है, सप्लीमेंट्री अलाउड होता है। अगर स्टार्ट क्वेश्चन को ग्रीन पेपर पे है, या स्टार्ट क्वेश्चन सबको ध्यान में आएगा, ग्रीन पेपर बहुत बढ़िया, ग्रीन कलर का पेपर। स्टार्ट जो क्वेश्चन होता है उसमें आप ओरली पूछते हैं, मानिए कोई चीज़ भूल गए, इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड है। मानिए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछ रहे हैं, लिखे हुए थे नोट में कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, वो भूल गए, तो फिर से आप पूछ सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। इसमें मतलब इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड है स्टार्ट क्वेश्चन में। ऑन स्टार्ट में समझिए, ऑन स्टार्ट में आपको लिख के देना होगा, इसमें सप्लीमेंट्री अलाउड नहीं होता है, क्योंकि आप लिख के पूछ रहे हैं, तो इसमें आपको ये उम्मीद आपसे रखा जा रहा है कि आप सब कुछ कवर किए होंगे, इसलिए सप्लीमेंट्री इसमें ऑन स्टार्ट में अलाउड नहीं होता है। ओरली में मतलब इसमें अर्जेंट मैटर के लिए, शॉर्ट नोटिस क्या होता है, अर्जेंट मैटर के लिए होता है, इसमें ओरली पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। स्टार्ट क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री अलाउड होता है, लेकिन ऑन स्टार्ट में नहीं होता है, क्योंकि इसमें रिटेन होता है, स्टार्ट में ओरली होता है। चलिए, कट मोशन क्या होता है समझिए। कट मोशन ओनली लोकसभा में लगता है, कट मोशन किस में लगता है, ओनली लोकसभा में लगता है। अमेंडिंग जब कॉन्स्टिट्यूशन का होगा तो बोथ, अमेंडिंग जब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में तो ज्वाइंट सेशन इसमें नहीं होता है, लोकसभा आती मनी बिल में भी ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। अमेंडिंग जब कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे तो बोथ हाउस में करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में करेंगे, याद रखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का पावर होता है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा तो हम लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का पावर यूज होता है, याद रखिएगा। अब हम समझते हैं मोशन के बारे में, समझते हैं। एक होता है क्लोजर मोशन, एक होता है प्रिविलेज मोशन, एक होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। क्या होता है समझिए, समझिए। क्लोजर मोशन क्या होता है, इसमें कट शॉट डिबेट होता है। क्लोजर मोशन में कट शॉट डिबेट होता है, ये ओनली लोकसभा में होता है। क्लोजर जो मोशन होता है ओनली लोकसभा में होगा। इसमें हैव अटेंशन 50 MP का होना जरूरी है। इसमें गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करते हैं, अपोनेंट जो पार्टी जो होगा गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करता है, उसको बोलते हैं क्लोजर मोशन। सर आपने बताया क्लोजर मोशन में कट शॉट डिबेट होता है। क्लोजर मोशन में कैसा होता है, कट शॉट डिबेट होता है। जो क्लोजर मोशन होगा ओनली लोकसभा में होगा। क्लोजर मोशन किसमें होता है, ओनली लोकसभा में होता है। इसमें क्या होता है समझिए, इसमें हाउस का इसमें अटेंशन होता है, क्लोजर मोशन में, याद रखिएगा। क्लोजर मोशन में गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करता है, ठीक है। एक होता है प्रिविलेज मोशन। क्या होता है, प्रिविलेज मोशन में मिनिस्टर के अगेंस्ट होता है। प्रिविलेज जो मोशन होता है मिनिस्टर के अगेंस्ट होता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझिए।
एक होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन, वो होता है पब्लिक इंपॉर्टेंट मैटर पे बात करने के लिए। जैसे अग्निवीर है, अग्निवीर का राहुल गांधी आवाज़ उठाए थे लेकिन उनका बात को काट दिया गया। मुकुंद नरवाने जो लिखे हुए थे उसके बात को काट दिया गया। चलिए उस बात में नहीं आएगा, समय कम है। कॉलिंग अटेंशन में क्या होता है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर पे बात होता है। कॉलिंग अटेंशन में पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर पे बात होता है। चलिए एक होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है ओनली लोकसभा में होता है। 50 MP का सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट इसमें रिजाइन करेगी तो सरकार गिर जाएगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है समझिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन किस में आएगा, लोकसभा में आएगा। 50 MP का सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट रिजाइन करेगी तो सरकार गिर जाएगी नो कॉन्फिडेंस मोशन में। एक होता है लास्ट होता है सेंसर मोशन। समझिए क्या होता है सेंसर मोशन। एनी इंडिविजुअल मिनिस्टर के पास लगता है, नीड नॉट रिजाइन गवर्नमेंट। समझिए ये सेंसर मोशन क्या होता है, गवर्नमेंट को इसमें रिजाइन करने की नीड नहीं होती है। गवर्नमेंट को रिजाइन करने की नीड नहीं होती है। ये एनी इंडिविजुअल मिनिस्टर के पास लग सकता है सेंसर मोशन, याद रखिएगा। चलिए राइट टू वोट एक लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, याद रखिएगा। नहीं, राइट टू वोट कैसे आपका है, लीगल राइट है। ठीक है, हम रिलीजन और लैंग्वेज को डिवाइड करते हैं, याद रखिएगा। जब हम क्या करते हैं कि रिलीजन और लैंग्वेज के आधार पे हम डिवाइड करते हैं और उसके आधार पे हम बांटते हैं, याद रखिएगा। रिलीजन और लैंग्वेज के आधार पे ये पॉइंट याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट एडवाइस ले सकता है प्रेसिडेंट से, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट एडवाइस प्रेसिडेंट से ले सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी विदाउट कंसेंट इन स्टेट, याद रखिएगा ये बात। चलिए अब समझते हैं फंड के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे, बहुत सारे बुक पढ़े होंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। लेकिन आज मैं गारंटी देता हूँ आप समझ जाइएगा। समझिए ऐसे क्वेश्चन आता है। हम बात करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 में मेंशन है। सर आप क्या बोले हैं, हम बताएं बेटा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 में मेंशन। ठीक है, एक होता है पब्लिक अकाउंट, वो भी आर्टिकल 266 में मेंशन है। एक है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 267 में मेंशन है। आपने सर बताया कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है जो आपको आर्टिकल 266 में मेंशन है, और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है जो आर्टिकल 267 में मेंशन है। तो हमारा समझ में आ गया। समझिए इसमें जीएसटी, इनकम टैक्स, टैक्स रेवेन्यू, प्रॉफिट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आते हैं। समझिए क्या होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, क्या होता है समझिए। कोई भी चीज़ आपको लेना है, कोई भी चीज़ आपको बिल पास करवाना है तो आपको अप्रोप्रिएशन बिल पास से करवाना होगा, तब पार्लियामेंट पास करेगी, तब उस पर वोट होगा, तब होगा। समझिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 में मेंशन है। अगर मानिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक भी रुपया निकालना है, देश के लिए एक भी रुपया निकालना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, मानिए कि कोई भूकंप हो गया, आपदा हो गया, उसमें पैसा देना है कोई स्टेट को, तो आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकाल रहे हैं तो आपको अप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा पास करवाना होगा पार्लियामेंट से, तभी आप पैसा एक रुपया भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि जब चार्ज होगा, जब चार्ज होगा, चार्ज क्या होता है, जैसे में सैलरी हो गया किसका, जज का, प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिफेंस एलोकेशन, इन लोग का जब पास करवाना होगा, सैलरी पास करवाना होगा, तो वोटिंग मतलब कि इसमें वोट अप्रोप्रिएशन बिल से पास नहीं करवाना होगा, ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में पैसा चल जाता है। समझिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या होता है कि मानिए कि जनरल सैलरी हो गया, जज का, प्रेसिडेंट का, स्पीकर का, उसमें पार्लियामेंट से पास करवाने की नीड नहीं है। ये चार्ज ऑन होता है। चार्ज ऑन का मतलब बिल ये अपने आप इस सैलरी सबके अकाउंट में चली जाती है। लेकिन एक भी रुपया निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तो अप्रोप्रिएशन बिल द्वारा पार्लियामेंट से पास करवाना होता है। एक पब्लिक अकाउंट होता है, इसमें बैंक डिपॉजिट होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया समझिए, माने कि इमरजेंसी के समय में, अभी हम बताएं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तो आपको पास करवाना होगा, उतना समय नहीं, तब तक तो स्टेट बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए आपको कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, जो इसमें कुछ प्रेसिडेंट के पास हम पैसा जमा करते हैं, सॉरी कंटीजेंसी ऑफ फंड ऑफ इंडिया में पैसा जमा करते हैं अंडर प्रेसिडेंट के पास। बोलते हैं कि कुछ पैसा आप अपने पास रखिए, अगर कोई मौका इमरजेंसी होगा तो उसमें पास करवाने का बिल ज़रूरत नहीं होगा, हम दे सकते हैं। जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक आ गया, उसमें कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में अंडर प्रेसिडेंट के पास पैसा होता है, इमरजेंसी के दौरान निकाल सकते हैं, इसमें पार्लियामेंट से पास करवाने की ज़रूरत नहीं है कंटीजेंसी ऑफ फंड ऑफ इंडिया में। समझ में आ गया, समझो। बजट समझते हैं। बजट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, हम बताए थे। बजट आर्टिकल 112 में बोला है, इसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। बहुत बढ़िया, ये रखिएगा। बजट समझिए, बजट में क्या होता है, राज्यसभा डिस्कस कर सकता है, बजट जो निकलता है राज्यसभा डिस्कस कर सकता है लेकिन वोट नहीं करेगा, याद रखिएगा। देखिए बजट जैसे मानिए आपको फ़ोटो क्लिक करते हैं,
फ़ोटो क्लिक करने के बाद आप उसको एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद आप बोलते हैं कि हम इतना बजे मैं फ़ोटो पोस्ट करूँगा। तो जो बजट जो आप पोस्ट कर देते हैं, जब जो पोस्ट करते हैं उसी को बजट बोलते हैं। तो आप उस ऊपर से पहले फ़िल्टर से आप पहले फ़ोटो क्लिक किए, फिर उसके बाद स्नैपचैट से आप जो भी फ़िल्टर वगैरह यूज़ करते हैं उसके बाद जो पास करते हैं तो वही बजट में आता है। एग्जांपल बताएं, अभी समझ में आएगा कैसे क्या चीज़ था। बजट में समझिए, बजट पास नहीं हुआ तो पीएम को रिजाइन करना पड़ेगा और गवर्नमेंट गिर जाएगी। समझिए, टैक्स को आप इंक्रीज नहीं कर सकते हैं लेकिन डिक्रीज कर सकते हैं। टैक्स को आप बढ़ा नहीं सकते, कांट इंक्रीज, लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए, बजट का प्रोसेस समझिए क्या होता है। मानिए बजट पास नहीं होगा तो पीएम को रिजाइन करना होगा, गवर्नमेंट गिर जाएगी। बजट में राज्यसभा डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं करेगा। अब बजट कैसे पास होता है समझिए। पहले हम हाउस में प्रेजेंट करेंगे बजट को, पहले हम हाउस में प्रेजेंट किए, फिर उस पर जनरल डिस्कशन होता है। क्या होता है? जनरल डिस्कशन होता है। वोट नहीं होगा, क्या होगा? जनरल डिस्कशन होता है। फिर एक डिपार्टमेंट कमेटी चेक करेगी उसको, थर्ड नंबर पे। फिर वोटिंग ऑन डिमांड होगा। वोटिंग ऑन डिमांड कहाँ होगा? लोकसभा में बोलने होगा। कहाँ पे होगा वोटिंग ऑन डिमांड? लोकसभा में होगा। उसमें मिनिस्टर का खर्च पे डिस्कस किया जाएगा, एग्जाम्पल में बता रहा है। फिर उस पर अप्रोप्रिएशन बिल लगेगा। अप्रोप्रिएशन बिल मतलब कि गवर्नमेंट को पैसा खर्च करने की इजाज़त दिया जाएगा। अप्रोप्रिएशन बिल में वही होता है। लास्ट में फाइनेंशियल बिल लगता है और बजट पास हो जाता है। हम बता रहे हैं बजट का कैसे पास होता है। पहले हाउस में प्रेजेंट करना होगा, फिर उस पर जनरल डिस्कशन होता है, फिर डिपार्टमेंट उसमें कमेटी बनती है, फिर वोटिंग ऑन डिमांड होगा। वोटिंग ऑन डिमांड वाली लोकसभा में होगा, फिर उसमें अप्रोप्रिएशन बिल लगेगा और फाइनेंशियल बिल से बजट पास हो जाती है। बस। रूल ऑफ लैप्स क्या होता है समझिए। ऑल अप्रोप्रिएशन वोटेड बाय पार्लियामेंट एक्सपायर टू एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उसको आप क्या बोलते हैं? रूल ऑफ लैप्स बोलते हैं। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट ओनली लोकसभा में होता है। वोट ऑन अकाउंट आपका ओनली लोकसभा में होता है। इसमें आपको एडवांस मनी जमा रहता है, आप इससे निकाल सकते हैं। वोट ऑन अकाउंट से आप निकाल सकते हैं। वोट ऑन अकाउंट ओनली लोकसभा में, याद रखिएगा। एक समझ लीजिए, अब समझते हैं। पार्लियामेंट खत्म, अब समझते हैं। जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें लीगल एडवाइजर कौन थे? बीएन राव थे। बहुत बढ़िया। एलिफेंट का सिंबल लिया गया था। आर्टिकल 22 हमको ध्यान में आएगा। पुनेटिव डिटेंशन होता है, एक प्रिमेटिव डिटेंशन होता है। पुनेटिव डिटेंशन में क्या होता है कि पुलिस आपको इन्फॉर्म करके ले जाती है। प्रिवेंटिव में उसको पहले पकड़ के ले जाती है। मानिए आप खतरनाक आदमी हैं तो पुलिस आपको पहले उठा के ले जा सकती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है। पुनेटिव में आपको इन्फॉर्म करके पुलिस ले जाती है। बहुत बढ़िया। अब हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फंडामेंटल राइट, डीपीसीपी समझते हैं। समझिए, पहले हम प्रियम्बल में समझते हैं। प्रियम्बल आपका इंटीग्रल पार्ट है। प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड भी बोलते हैं। प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं। प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट है। पहले प्रियम्बल को कैलीग्राफर कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रजदा, आपको ध्यान में चाहिए। प्रियम्बल का जो कैलीग्राफर कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रजदा थे। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किए थे तो 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किए थे। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किए थे। नेशनल सॉन्ग को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किए थे। 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किए थे। 26 नवंबर 1949 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अडॉप्ट किए थे। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किए थे। संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्समेंट और कमिटमेंट किए थे, याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को हम लोग इन्फोर्समेंट या कमिटमेंट किए थे, लेकिन 26 जनवरी 1949 को क्या किए थे? अडॉप्ट किए थे। बहुत बढ़िया, याद रखें। पहले आएगा सोवरिन, सोवरिन के बाद सोशलिस्ट, फिर सेकुलर और डेमोक्रेटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले सोवरिन, सोवरिन के बाद सोशलिस्ट, फिर सेकुलर। पहले सर सोवरिन आएगा, सोवरिन के बाद सोशलिस्ट आएगा, फिर सेकुलर और डेमोक्रेटिक लास्ट में आता है। लिबर्टी का मतलब समझिए। लिबर्टी का मतलब हुआ थॉट ऑफ एक्सप्रेशन। थॉट ऑफ एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? बिलीफ, फेथ और वर्शिप आता है। सर आप बता रहे हैं कि लिबर्टी का मतलब थॉट ऑफ एक्सप्रेशन होता है, उसमें बिलीफ, फेथ और वर्शिप देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया। समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बनाने में सबसे पहले एम एन रॉय थे। उन्होंने कुछ आइडिया दिया कि हम लोग का भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। तो एम एन रॉय ने आइडिया दिया था। एम एन रॉय को आइडिया को इम्प्लीमेंट आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड रखा। फिर उसमें क्रिप्स मिशन वगैरह हुआ था। समझिए, सब बताते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब हुआ था आपका? 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। लीगल एडवाइजर बी एन राव थे, याद रखिएगा। 22 जनवरी 1947 को क्या अडॉप्ट किए थे बताइए? 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। देखिए, 22 पार्ट, 12 शेड्यूल, 395 आर्टिकल, अब 448 हो गया। समझ, याद रखिएगा। कितने आर्टिकल हैं?
395 था, 448 शायद हो गया। 22 पार्ट है और 12 शेड्यूल है। कितना पार्ट है? 22 पार्ट, 12 शेड्यूल है। एम एन रॉय आइडिया दी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हम लोग का होना चाहिए कब? 1934 में। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे ऑफिशियली डिमांड रखे 1935 में। फिर 1940 में अगस्त ऑफर हुआ था, 1942 में क्रिप्स मिशन हुआ था, 1940 में अगस्त ऑफर हुआ था, 1942 में क्रिप्स मिशन हुआ था, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान बना था। 1946 में क्या होता है? कैबिनेट मिशन प्लान बना था। पहले क्या आते हैं समझिए। पहले 389 जो सीट थे, 389 में से 296 ब्रिटिश इंडिया के सीट थे। 389 पहले सीट था। 296 ब्रिटिश इंडिया का सीट था और 93 पिछली स्टेट का सीट था, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। 389 सीट था। 299 में से याद रखिएगा 396 जो थे पहले 299 कर दिया गया, याद रखिए। ये छोड़िए, समझिए इधर। 389 सीट था, 296 ब्रिटिश इंडिया का, 93 पिछले स्टेट का था। जब पहले के लोग मुस्लिम, सिख और जनरल यही पार्टिसिपेट करते थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले जो वोटिंग करते थे, वोट देते थे, मुस्लिम, सिख और जनरल, यही कास्ट बस, और दूसरा कोई नहीं। पहले मुस्लिम, सिख और जनरल, मुस्लिम, सिख और जनरल ही वोट देते थे। 9 दिसंबर 1946 का फर्स्ट मीटिंग हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुआ था, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन बने थे? आपका डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो आपका टेम्पोररी प्रेसिडेंट बने थे। वीसी कौन थे आपका? उस समय दो वाइस प्रेसिडेंट बने थे, उनका नाम था एच.सी. मुखर्जी और वी.डी. कृष्णाचार्य। उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनका नाम था एच.सी. मुखर्जी और वी.डी. कृष्णाचार्य, वो बने थे। बहुत बढ़िया, आपको ध्यान में आनी चाहिए। एक समझिए, क्वारंटो में क्या होता है? एलिजिबल चेक होता है। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है कि इसमें बॉडी फ्री होता है, इंडिविजुअल फ्रीडम होता है। मैंडमस में आपको करना ही होता है, सब अभी हम बताते हैं। पहले ये समझ लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे। गवर्नर समझिए, गवर्नर जो ऑर्डिनेंस देता है आर्टिकल 213 से देता है, और प्रेसिडेंट देता है 6 मंथ ध्यान में नहीं चाहिए। और जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस करते हैं आर्टिकल 123 के तहत करते हैं, और जो गवर्नर करता है ऑर्डिनेंस जो देता है आर्टिकल 213 के तहत देता है। क्या गवर्नर जो है 2 स्टेट को कवर कर सकता है, हम बोले थे। प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट के माध्यम से बनता है, याद रखिएगा। प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट का होता है। जो गवर्नर जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ स्टेट होता है, याद रखिएगा। गवर्नर का जो आर्टिकल मेंशन है आर्टिकल 153 में मेंशन है। किसमें मेंशन है? आर्टिकल 153 में मेंशन है। गवर्नर जो पार्डन करेगा आर्टिकल 161 के तहत करेगा। समझिए, गवर्नर का आर्टिकल 153 में मेंशन है। जब पार्डन करेगा गवर्नर, जब गवर्नर पार्डन करेगा तो वो आर्टिकल 161 ध्यान में आनी चाहिए। गवर्नर को ओथ कौन दिलाएगा? सी ए जाई दिलवाता है। गवर्नर अपॉइंटमेंट किसको किसको करता है, ध्यान में रखिएगा। सीएम को, और स्टेट जो जो मेंबर लोग होते हैं उसको गवर्नर। सीएम को अपॉइंटमेंट गवर्नर ही करता है, याद रखिएगा। सीएम का ओथ गवर्नर दिलाता है। सीएम का जो मेंशन है आर्टिकल 163 से 167 में मेंशन है। 163 से 167 में सीएम के बारे में बताया गया है। बहुत बढ़िया। अपॉइंटमेंट गवर्नर ही, ओथ सीएम का गवर्नर ही दिलाता है, अपॉइंटमेंट गवर्नर ही करता है सीएम का, याद रखिएगा। ये हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। सीएम का टर्म कितना होता है? 5 ईयर का होता है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। सीएम को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा? ओनली लेजिस्लेचर कैन रिमूव भाया नो कॉन्फिडेंस मोशन, ध्यान में चाहिए। पीएम का आर्टिकल 75 में मेंशन है। पीएम का किस में मेंशन है? आर्टिकल 75 में मेंशन है। सीएम का 163 से 167, गवर्नर का 153 में, याद रखिएगा। पीएम का जो वो दिलाता है प्रेसिडेंट साहब दिलाते हैं, ये हेड ऑफ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं पीएम साहब, याद रखिएगा। पीएम जो है नीति आयोग का मेंबर भी होता है। पीएम क्या होता है? नीति आयोग का मेंबर होता है, ये समझो। हाई कोर्ट के बारे में समझते हैं। हाई कोर्ट की जो ये अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ही करते हैं। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उसको। हाई कोर्ट का 6 से 62 ईयर होता है। 6 से 62 ईयर होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का 6 से 65 ईयर होनी चाहिए, ध्यान में रखिएगा। हाई कोर्ट में क्या होता है समझिए। हाई कोर्ट को बनने मतलब जज बनने के लिए आपको जुडिशियल ऑफिसर 10 ईयर तक होनी चाहिए। एडवोकेट हाई कोर्ट का 10 ईयर तक का मिनिमम होना चाहिए। इंडिया का सिटीजन होइएगा। इसका जो पावर जो मेंशन है हाई कोर्ट का 254 में, जो 14 में मेंशन है, 214 में मेंशन है हाई कोर्ट का। हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट यही है 6 से 62, याद रखिएगा। इसमें एडवोकेट और एडवोकेट 10 ईयर का होनी चाहिए। सिटीजन इंडिया का होनी चाहिए। जुडिशियल ऑफिसर आपका 10 ईयर का होना चाहिए, तब हाई कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल है। सुप्रीम कोर्ट का भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है, याद रखिएगा। इसका याद रखिएगा 6 से 65 ईयर है। कितना है? 6 से 65 ईयर है।
बहुत बढ़िया। हाई कोर्ट का आप जज मिनिमम, अगर मानिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपको हाई कोर्ट का पहले जज 5 ईयर तक बनना होगा, और एडवोकेट 10 साल का होना चाहिए मिनिमम। एडवोकेट कितना साल का होना चाहिए? 10 साल का होना चाहिए मिनिमम एक्सपीरियंस। इसमें डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होने चाहिए। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको बोलते हैं, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अभी आपको बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट का। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं, आपको ध्यान में आना चाहिए। रिमूव कैसे होता है? पहले पार्लियामेंट में जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी होता है, मानी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो कैसे होगा? पहले पार्लियामेंट में जाएगा, फिर स्पेशल मेजोरिटी होगा। राज्यसभा का मिनिमम 50 MP चाहिए और लोकसभा का 100 MP चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट को मेंबर को, मतलब जो जज हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए पहले पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी से मिनिमम राज्यसभा में 50 MP और लोकसभा में 100 MP से पास करवाना होगा। समझते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में मेंशन है, इसको फर्स्ट लॉ ऑफिसर बोलते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। रिजाइन किसको देगा? प्रेसिडेंट को ही देगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है रिजाइन देगा प्रेसिडेंट को। बहुत बढ़िया। सैलरी जो इक्वल होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। ये फुल टाइम मेंबर नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का टर्म मेंशन नहीं होता है, जब चाहेंगे प्रेसिडेंट उसको हटा सकते हैं, याद रखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा में ये बैठ सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पावर है कि लोकसभा राज्यसभा में बैठ सकता है, लेकिन वो डिबेट भी कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। ठीक है। मानिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हम इसलिए लाते हैं क्योंकि ये बताइएगा आप लोग क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अभी जो हाल ही में कौन कौन उनका नाम क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो बने उनका नाम क्या है? गवर्नमेंट का जो केस फाइल होता है, मानिए गवर्नमेंट का कोई अगेंस्ट कोई केस फाइल कर दिया तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही लड़ते हैं। बहुत बढ़िया। आपने बताया गवर्नमेंट का जो केस फाइल होता है उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लड़ते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 76 में मेंशन है। आप फर्स्ट लॉ ऑफिसर किसको बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बोलते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, रिजाइन भी प्रेसिडेंट को ही देगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को रिजाइन करना होगा तो प्रेसिडेंट को ही देगा। बहुत बढ़िया। ये फुल टाइम मेंबर नहीं होता है, इसका सैलरी आपको जज के इक्वल होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का टर्म मेंशन नहीं है। बात खत्म। अब हम जानते हैं CAG क्या इसको बोलते हैं? इसको गार्जियन गार्जियन पब्लिक पर्स बोलते हैं। CAG को क्या बोलते हैं आप? गार्जियन पब्लिक पर्स बोलते हैं, जो आर्टिकल 148 में मेंशन है, मतलब आर्टिकल 148 में मेंशन है CAG के बारे में। आर्टिकल 148 ध्यान में रखिएगा। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स बोलते हैं। इसको अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, याद रखिएगा। और रिजाइन, और मानिए कैग को रिजाइन करना है तो प्रेसिडेंट को ही करेगा। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही कैग का करता है, याद रखिएगा। इसका जो होता है 6 से 65 ईयर होता है। कितना होता है? 65 ईयर होता है। इसका टर्म मेंशन है कैग का। सैलरी जो डिसाइड होता है पार्लियामेंट में, जो सैलरी जो डिसाइड होता है, चाहे ऑडिट वगैरह, वो कैग करती है। कैग का काम क्या है? सैलरी वगैरह डिसाइड जो होता है पार्लियामेंट में, चाहे ऑडिट वगैरह, कैग करती है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का जो मानिए केस हो गया वो लड़ती है। देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लोकसभा राज्यसभा में बैठ सकता है, डिबेट कर सकता है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता है। देखिए यहाँ पे लिखे, चलिए बहुत बढ़िया। प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52 में मेंशन है, और प्रेसिडेंट को क्षमा करना है तो आर्टिकल 72 के तहत क्षमा कर सकता है, और रिन्यूअल 123 में दे सकता है। ये एग्जीक्यूटिव होता है। पावर्स का क्या? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल पावर इसका है प्रेसिडेंट के पास। 1/4 प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए। मानिए प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करना है तो आर्टिकल 61 के तहत करता है। मानिए प्रेसिडेंट को क्षमा करना है तो आर्टिकल 72 ध्यान में आनी चाहिए। अगर इम्पीचमेंट करना है तो आर्टिकल 61 ध्यान में आनी चाहिए। प्रेसिडेंट के बारे में बात करिएगा तो 52 ध्यान में आनी चाहिए। मानिए कि इम्पीचमेंट करना है तो इसमें इलेक्टेड मेंबर प्रेसिडेंट का मानिए कि इम्पीचमेंट करते हैं तो इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर बोथ हाउस का क्या कहते हैं कि उसमें पास मतलब पार्ट लेते हैं गिराने में। और जो इसमें गिराने में, प्रेसिडेंट को गिराने में जो पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को बनाने में आते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का जब बनाना होता है तो इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर और बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट का वाइस प्रेसिडेंट को बनाने में आते हैं, इलेक्शन कराने में। मतलब इलेक्शन जब होता है वाइस प्रेसिडेंट का तो उसमें वोट करते हैं। लेकिन इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में दिया गया है प्रेसिडेंट का। अगर मानी कि गिराना है प्रेसिडेंट को तो इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों आएगा। मानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट जो करता है, कौन कौन करता है? इलेक्टेड मेंबर ओनली करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं करते हैं। लोकसभा राज्यसभा का दोनों का होता है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा होता है। आपको ध्यान में आनी चाहिए। बात खत्म। रिट्स में क्या होता है कि हाई कोर्ट बाप होता है, सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा कम होता है, याद रखिएगा। रिट्स में हम बताएंगे। पहले समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी समझ लीजिए क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यूपीएससी से आपका एज याद रखिएगा 6 से 65 ईयर होता है। यार यूपीएससी में 6 से 65 ईयर ध्यान में आनी चाहिए। एसपीएससी का 62 ईयर ध्यान में चाहिए। एसपीएससी का क्या ध्यान में आएगा? 62 ईयर ध्यान में आएगा।
NCSC जो होता है उसका ध्यान में रखिएगा आर्टिकल 338, और ST का ध्यान में रखेंगे आर्टिकल 338 से, OBC का होता है 338B। बस। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 70 ईयर आपको ध्यान में आनी चाहिए। स्पीकर ऑफ लोकसभा के लिए आर्टिकल 93 ध्यान में आनी चाहिए, 93। स्पीकर ऑफ लोकसभा के लिए आर्टिकल 93 ध्यान में आनी चाहिए। पंचायती राज के लिए आपको आर्टिकल 243 ध्यान में आनी चाहिए। पंचायती राज से हमको ध्यान में आएगा आर्टिकल 243। म्यूनसिपालिटी से हमको ध्यान में आएगा कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 243P। बहुत बढ़िया। AG के लिए आर्टिकल 76 और कैग के लिए आर्टिकल 148 ध्यान में आनी चाहिए। सर आप बात किए UPSC के लिए 6 से 65 ईयर होनी चाहिए, SPSC के लिए एज 62 ईयर होनी चाहिए, और SC के लिए एज 338 होगा तो SC में आ जाएगा। ST में 338A, 338A ST, 338A ST, 338B OBC। बहुत बढ़िया। चलिए अब रिट्स में समझते हैं। रिट्स में हाई कोर्ट बाप होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट सुनाती है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत सुनाती है। आप क्या बोल दिए, हम बताएं कि रिट्स में हाई कोर्ट जो रिट सुनाएगी आर्टिकल 226 के तहत सुनाती है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत सुनाती है। ये इशू ओनली फॉर फंडामेंटल राइट फॉर अगेंस्ट पर्सन गवर्नमेंट टेरिटोरी। जो रिट्स तभी इशू होता है जब इशू होता है फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट। समझिए रिट्स के 3 टाइप होता है। हैबियस कॉर्पस लगता है, एक मैंडमस लगता है, एक प्रोविजन, एक स्टैट्यूटरी, एक वारंट। समझिए हैबियस में क्या होता है, समझिए कि मानिए कि आपको रवि नाम का लड़का है, उसको अरेस्ट कर लिया पुलिस, उसको बिना बताए हुए कि किस जुर्म में किया है उसको ले गया कोर्ट के सामने में। पुलिस उसको अरेस्ट कर लिया बिना बताए हुए, तो रवि बोल सकता है कि हमको बिना बताए हुए पुलिस अरेस्ट किया, किस सज़ा में हमको पता नहीं है। अगर वहाँ पे रवि सही है तो जो सज़ा जो कोर्ट सुनाएगी हैबियस कॉर्पस के द्वारा सुनाएगी और रवि को रिलीज कर देगी। ठीक, हैबियस कॉर्पस में ये होता है। हैबियस कॉर्पस से मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब बॉडी कहाँ है। हैबियस कॉर्पस में क्या होता है, टू बॉडी ऑफ, टू द हैव बॉडी ऑफ, याद रखिएगा। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। मैंडमस का मतलब क्या होता है, वी कमांड। मानिए कि इसमें पब्लिक ड्यूटी पे नहीं लग, गवर्नमेंट समझिए मैंडमस में क्या होता है कि गवर्नमेंट वर्कर पे लगता है, पब्लिक वर्कर पे। मानिए कि हम स्टूडेंट हैं, CDS का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमको उठना है, उठना था 6 बजे, उठ गए 12 बजे, तो हमको कोर्ट ये नहीं बात बोलेगा कि 12 बजे तुम क्यों उठ रहा है तरुण कुमार। लेकिन अगर हम CDS में ऑफिसर बन गए हैं तो उसमें और ड्यूटी का समय है 6 बजे और 6 बजे नहीं पहुंचे हैं तो कोर्ट हमको फटकार लगाएगी, चाहे क्योंकि तुम उस समय पे क्यों नहीं पहुंचे। क्या बोले, गवर्नमेंट पे जो वर्कर है उस पर कोर्ट फटकार लगा सकती है मैंडमस में, लेकिन पब्लिक जो वर्कर है उस पर नहीं लगा सकती है, याद रखिएगा। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। इसमें गवर्नमेंट वर्कर पे सरकार फटकार लगाएगी, आप तुम सही से काम क्यों नहीं कर रहा है। प्रोविशन का मतलब क्या होता है, समझिए। प्रोविशन का मतलब है कि राजस्थान का हाई कोर्ट है, मानी कि कोर्ट है, उस वो बिहार का फैसला सुना दिया, तो लोअर कोर्ट क्या करता है, इलीगल एक्शन को रोकता है। प्रोविजन में क्या होता है, समझिए। प्रोविजन मतलब मना करना, मतलब लोअर कोर्ट जो होता है इलीगल एक्शन को रोकता है। मानिए जिला का जो कोर्ट है वो सुना दिया, उसके अंदर में नहीं था, उसके अंदर में बिहार का सुना था, वो सुना दिया राजस्थान का, तो ऊपर वाला जो कोर्ट होगा उसके ऊपर वाला, तो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोलेगा कि बेटा तुम्हारे अंदर में नहीं है, तुम्हारे बस की बाहर की बात है, मैं सुनाऊंगा। उसको बोलते हैं प्रोविजन। सेंट्रोडी क्या होता है, समझिए। सेरेटोडी क्या होता है, सॉरी सेरेटोडी क्या होता है, समझिए। हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को इलीगल डिसीजन को करेक्ट करता है। सेरेटोडी में क्या होता है कि हाई कोर्ट नहीं, कभी कभी हाई कोर्ट से आदमी सेटिस्फाइड नहीं होता है, कहता है कि हम नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट का फैसला सेटिस्फाइड नहीं है, तो हाई कोर्ट में मानिए कि सही फैसला नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट उसका करेक्शन कर दिया, उसको बोलते हैं सेरेटोरी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। क्यू वारंडो क्या होता है, समझिए। क्यू वारंडो का मतलब क्या होता है कि मानिए कि कोई IAS बन गया बिना एग्ज़ाम दिए हुए और डिग्री खरीद के बन गया, हमको पता चला, हम जाएंगे कहेंगे कि देखिए ना ये इस नाम का लड़का IAS बन गया, तो सरकार उससे पूछेगी व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। क्वारंटो का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, किस हिसाब से तुम आए हो यहाँ पे। ठीक, ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। आर्टिकल 20 समझिए। आर्टिकल 20 को बोलते हैं डबल जियोपार्डी। आर्टिकल 20 को क्या बोलते हैं, आप जियोपार्डी बोलते हैं। इसको नो एक्सपेक्ट फैक्टो लॉ का मतलब समझिए। नो एक्स फैक्टो को लॉ का मतलब होता है क्रिमिनल के लिए लगता है, सीधे दिया दिया रहेगा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब सिविल के लिए होता है। इसमें सज़ा को आप बढ़ा नहीं सकते हैं, घटा सकते हैं, याद रखिएगा। डबल जियोपार्डी में सज़ा को बढ़ा नहीं सकते हैं, घटा सकते हैं। नो डबल जियोपार्डी में वन टाइम ही एक बार चोरी करते हैं तो आपको एक ही बार सज़ा मिलेगा, दूसरा बार में नहीं मिलेगा, याद रखिएगा।
इसमें नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप खुद का गवाह नहीं बन सकते हैं। आर्टिकल 20 में याद रखिएगा डबल जियोपार्डी होता है। नो एक्सपोस्ट फैक्टो का लो का मतलब हुआ क्रिमिनल के लिए लगता है, और सिविल के लिए सिविल के लिए एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ लगता है। इसमें सजा को आप बढ़ा नहीं सकते हैं, घटा सकते हैं। नो डबल जियोपार्डी ध्यान में नहीं चाहिए। इसमें एक बार सजा करिएगा तो एक ही बार मिलेगा। इसमें नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद का गवाह आप नहीं बन सकते आर्टिकल 20 में। इस वीडियो में पूरा कवर नहीं हो पाएगा, एक वीडियो और बनाते हैं कम समय का, उसमें आप रिवीजन आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट।